have studied the areas of closed figures, that is regular or irregular, in previous grades. Let us recall some key points. Area क्या होता है, रेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका और इरेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन दिया गया है. Let us just read it. So the amount of region enclosed by a closed figure is called its area. जैसे ये आउटर बाउंड्री है, इसके अंदर का ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये क्या है, इस बाउंड्री के अंदर का एरिया है, इसे हम एरिया बोलते हैं. ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर शेप है, सो पैरामीटर में हम ये आउटर जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ये निकाल देते हैं ना, लेंथ निकाल देते हैं बाउंड्री का. अब हम एरिया में इसके अंदर का जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वो फाइंड आउट करते हैं. सो इन प्रीवियस ग्रेड्स वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग स्क्वायर ग्रिड पेपर. डू यू रिमेम्बर? हमने ग्रिड पेपर का यूज करके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं पिछली क्लासेस में ये देखा था. तो हमें रिकॉल करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखने हैं दोनों के. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं ना, तो साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर. इसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. अगर हम साइड को a मानते हैं तो a का स्क्वायर. फिर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ. सो ये दोनों तरफ की साइड्स को हम इंटू कर देते हैं, सो आ जाता है एरिया. अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे पैरामीटर बताएंगे बोथ स्क्वायर और रेक्टेंगल का. हमने पिछले पार्ट में किया था, तो आई होप आपको याद होगा. अगर याद नहीं है इसका मतलब आपने पिछले पार्ट सही से नहीं देखे हैं. चलिए आगे रीड करते हैं. सो लेट्स सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडियाज. एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. पहला है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर. फाइंड आउट द फ्लोर एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड. यहाँ पर एक फ्लोर है, ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया. इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है 5 मीटर और 4 मीटर, है ना. लेंथ 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर. अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं. सो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी 5 इंटू 4 यानी 20 स्क्वायर मीटर इस पूरे ऑरेंज का एरिया आ गया. अब कह रहे हैं कि एक स्क्वायर कारपेट इसमें बिछा हुआ है, तो चलो मैंने ग्रीन कलर का एक स्क्वायर कारपेट बिछा लिया. अब इसकी टोटल साइड है 3 मीटर, है ना. सो स्क्वायर है इसीलिए इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, 3 3 3 3, राइट. अब इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, सो साइड का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 9, राइट. सो 9 स्क्वायर मीटर इस स्क्वायर का एरिया आ गया. तो हमें पूरे का पता चल गया एरिया और ग्रीन कलर वाले का भी पता चल गया. तो हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कितने एरिया में कारपेट नहीं बिछा हुआ है, मतलब ये शेडेड रीजन. सो पूरे में से ग्रीन को माइनस कर दो, यानी 20 स्क्वायर मीटर में से 9 स्क्वायर मीटर को माइनस कर दो, तो कितना आया 11 स्क्वायर मीटर. ये बचा हुआ एरिया. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4 स्क्वायर फ्लावर बेड each of side 4 meter are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of remaining part of the land. अब ये एक लैंड है जो मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया. इसकी लेंथ दी है 12 मीटर, विड्थ दी है 10 मीटर, राइट. अब हमें पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्वेश्चन में. सो एरिया लेंथ इंटू विड्थ, सो 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ये आ गया 120 स्क्वायर मीटर. हमने ये देखा था एरिया किस में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, है ना. अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एरिया जो है इसके चारों कॉर्नर पे एक एक स्क्वायर फ्लावर बेड है इस तरीके से, और इसकी साइड दी हुई है 4 बाय 4 यानी 4 मीटर इसकी साइड है चारों. क्योंकि स्क्वायर है तो सारी बराबर होंगी, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 4 इंटू 4, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, राइट. सो हमने 4 इंटू 4 किया तो आ गया 16 स्क्वायर मीटर. लेकिन ये तो एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया हुआ ना, ऐसे 4 फ्लावर बेड हैं, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका एरिया आ जाएगा. तो कितना आया 64 स्क्वायर मीटर. अब हमें बताना है कितना पोर्शन ऐसा है जहां पे फ्लावर्स नहीं है. सो टोटल में से इन चारों के एरिया को माइनस कर दो, तो टोटल कितना आया था 120 स्क्वायर मीटर. इसमें से 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर. आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे. पहला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन. एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, इस गार्डन का हमें लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर लॉन्ग
और एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। सो एरिया 300 है तो एरिया के नीचे 300 लिख देंगे, लेंथ 25 है तो लेंथ के नीचे 25 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा, विड्थ नहीं पता है तो विड्थ को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था इक्वेशन में सॉल्व कैसे करते हैं। तो 25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इधर बच गया विड्थ, तो 300 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 मीटर, यानी विड्थ कितना है, 12 मीटर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपी पर 100 स्क्वायर मीटर। देखो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ दी है और विड्थ दी है ना। हम एरिया निकाल लेते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ यानी 500 मीटर इंटू 200 मीटर, तो ये आ गया 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे कहा है पूरे एरिया में टाइल्स बिछवानी है। सो 100 स्क्वायर मीटर में टाइल्स बिछाने के लिए 8 रुपीज लगते हैं। तो हमें बताना है जो भी एरिया अभी हमने निकाला दैट इज 1 लाख स्क्वायर मीटर, इस पूरे में अगर टाइल्स बिछाना है तो फिर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमें 100 स्क्वायर मीटर का दिया है तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ अब हमें 1 लाख स्क्वायर मीटर का निकालना है। सो बस 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारा आंसर ऊपर आया है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप 2 जीरो को ऐसे कट कर दोगे तो बचेगा 1000 इंटू 8। तो 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000 रुपीज लगेंगे टोटल एरिया में अगर आप टाइलिंग करवाते हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? ये गार्डन है राइट, इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी है, 100 मीटर लेंथ है और 50 मीटर इसकी विड्थ है। तो पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेंथ इंटू विड्थ यानी 100 इंटू 50 आ गया 5000 स्क्वायर मीटर। अब बोला है इसमें कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। सो एक कोकोनट ट्री इस तरीके से लगता है ना, तो एरिया कितना कवर करता है, मैंने लाइट ग्रीन कलर से पैच दिखाया आपको, 25 स्क्वायर मीटर का एक कोकोनट ट्री का एरिया है। तो कितने ट्री टोटल लगेंगे, इस तरीके से कितने पैचेस बन सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे, जो भी ग्रूव का भी हमने एरिया निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे कि पर ट्री के लिए कितना एरिया चाहिए। सो 5000 अभी हमारा एरिया आया ग्रुप का, डिवाइडेड बाय 25। 25 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 25 स्क्वायर मीटर ही एरिया है एक ट्री के लिए। सो 5000 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो आंसर क्या हो गया, 200 कोकोनट ट्रीज कैन बी प्लांटेड। So I hope it is clear. Now next यहाँ पे दिया हुआ है by splitting the following figures into rectangles, find their areas. All measures are given in meters. ये जो भी numbers नीचे दिए हुए हैं ना सब मीटर में है। तो अभी हम यूनिट के तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिट्स करके एरिया फाइंड आउट करना है। स्प्लिट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सो देखो पहले मैंने ये वाला रेक्टेंगल लिया तो 4 और 3, ये लेंथ और विड्थ हो गई तो 4 इंटू 3, इस रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया 12 यूनिट आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन ले लिया ये मैंने, तो इधर 2 है और इधर 3 है, यानी 2 इंटू 3 तो कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया ग्रीन वाले का एरिया। मैं यहाँ साइड में बॉक्स भी कलर वाले बनाते चल रही हूँ, है ना। नाउ नेक्स्ट हमने ये ब्लू वाला पोर्शन ले लिया, तो इसका एक तो हमें पता है 4 इसकी लंबाई पता है, लेकिन ये वाला एरिया कैसे पता चलेगा। तो देखो ये पूरा 4 है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए 4, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ये इतना 3 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 1 दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, तो 4 इंटू 1 4 यूनिट्स आ गया। अब बचा ये वाला एरिया, इसको मैंने ऑरेंज कलर से लिया, तो इसका एरिया भी लेंथ इंटू विड्थ ही होगा। अब देखो ये सबसे थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ पर देखो ये 3 है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ तक 2 है तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अब ये ऊपर 3 है तो नीचे वाला पूरा एरिया कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ तक 1 है तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि नीचे हमारा 4 दिया है और यहाँ तक अगर 2 है तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2
4, राइट। तो हमने इस तरीके से 2 निकाला तो ऊपर वाला भी 2 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम, ये 2 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दिया है तो 2 और 1 3, राइट। सो 3 इंटू 2, इस पूरे का एरिया आ गया 6। अब टोटल एरिया फाइंड आउट करो, तो इस पूरे को आप ऐड कर दो, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 28 यूनिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें 3 पोर्शंस बन रहे हैं, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और 1 तो पहले का निकाल लिया, फिर ये भी ब्लू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, राइट। सो 3 इंटू 1 3 3 दोनों का आ गया। अब ये बचा ग्रीन वाला, तो ग्रीन में नीचे 3 दिया है, ये कितना हो जाएगा, तो पूरा 3 है और यहाँ तक 2 दिया हुआ है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, है ना। सो 3 इंटू 1, इसका भी एरिया आ गया। सो 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल एरिया कितना आ गया, 9 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट, कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके सबसे लास्ट वाले चैप्टर के बाद ये दिया हुआ है इमेज वहां पर। सो इसमें से सभी पिक्चर्स आपको कट कर लेने हैं और इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो ये एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि ये सभी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराऊं, ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि आपको करना कैसे है, फिर बाकी के आप खुद करेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है तो इसको आप छोटे छोटे पीसेस जहां पे भी अलग अलग कलर है उस शेप में अच्छे से कट कर लेंगे केयरफुली। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ कहा है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। हमें ये बताना है कि कितने पीसेस का एरिया जो है वो सेम है। सो इसी पार्ट में हिंट दिया हुआ है एक, कि जो 10 ग्राम पीसेस हैं, बाय प्लेसिंग द शेप्स ओवर ईच अदर वी कैन फाइंड आउट द शेप्स A and B have same area and C and E have same area। हम जब एक के ऊपर एक रख के चेक करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि देखो ये A है, A के ऊपर B रखो, पूरी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो A और B बराबर है। ऐसे ही C के ऊपर E रखो, दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, यानी C और E बराबर है। सो इस तरीके से हम पता करेंगे एक के ऊपर एक रख के। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप D एज कंपेयर टू शेप C। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C, D एंड E। देखो D जो है वो C से कितना बड़ा है और C, D और E में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट का ही पार्ट है। You would have also figured out the shape D can be exactly covered using C and E, which means shape D has twice the area of C और shape E। अब C को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा, और E को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा। इसका मतलब एरिया ऑफ D जो है वो 2 गुना है किसका, 2 इंटू शेप ऑफ C या फिर शेप ऑफ E, किसी का भी आप एरिया ले लो, 2 गुना है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप D या फिर F, किसका एरिया जो है ज्यादा है। सो देखो यहाँ पर एज वी लर्न शेप D कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 शेप्स ऑफ इक्वल साइजेस टू शेप C और E। हमने अभी देखा कि जो D है वो C और E अगर आप 2-2 ले लोगे तो वो D बन जाता है। तो ये मैंने पहले तो F ले लिया क्योंकि हमें D और F को कंपेयर करना है। अब D को मैं ना लेते हुए 2 E ले लेती हूँ क्योंकि 2 E क्या थे, D के बराबर थे। तो देखो पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं F को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, D और F जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच शेप हैज मोर एरिया, एफ या जी, एफ या जी में से किसका ज्यादा एरिया है वो भी आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया एफ। अब जी वाला जो है इस तरीके से पैरेललोग्राम है, तो ऐसे में रखूंगी तो आधा एरिया बाहर जा रहा है। मान लो इसको आप घर पे करेंगे एक्टिविटी को, तो कट करके इसको इधर से आपने फिक्स किया, तो देखो पूरा कवर कर रहा है जी को, यानी कि ये भी क्या है, बराबर है ऑलमोस्ट, है ना। सो इतना आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप पीसेस कट भी कर सकते हैं, राइट। सो लुक एट द फिगर बिलो एंड गेस व्हिच वन ऑफ देम हैज अ लार्जर एरिया। यहाँ पर 2 इरेगुलर इमेजेस दी गई हैं, हमको इनका एरिया पता करना है। तो ऐसी चीजों का एरिया कैसे पता करते हैं, सो वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर और ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट इनटू 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट। सो इस तरीके का शीट यूज करके हम ऐसी फिगर्स का एरिया पता करते हैं। सो टू एस्टिमेट द एरिया, सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे शेप को एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे, उसके बाद इस शीट पे रखेंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसके अंदर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, है ना। फिर हम एरिया काउंट करते हैं कैसे, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि अगर इस तरीके से एक स्क्वायर कंप्लीट बन रहा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, और इग्नोर पोर्शन ऑफ एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर, जो हाफ स्क्वायर से भी कम एरिया कवर कर रहा है इस इमेज में। जैसे यहाँ आप देखिए बहुत छोटा पोर्शन है ना, हाफ ये मैंने लिया स्क्वायर, उससे भी कम पोर्शन इसमें आ रहा है इमेज के
अंदर, तो ये क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। एंड इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन, जस्ट काउंट इट एज वन स्क्वायर। या फिर अगर हाफ से ज्यादा कोई एरिया कवर कर रहा है तो उसको हम वन काउंट कर लेंगे। तो ये वाला स्क्वायर देखिए आप, ये हाफ से ज्यादा है ना, हाफ मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, उससे भी आगे तक अभी ये है, तो इसका मतलब इसको हम वन काउंट करेंगे। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। सो इस तरीके से अगर सिर्फ हाफ एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट हाफ, तो उसको हम हाफ ही काउंट करेंगे। सो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम काउंट करते हैं और देखते हैं कैसे एरिया निकालेंगे। सो कुछ इमेजेस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है ये, अब देखो इसमें 1 2 3 हमने कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए है ना, और हाफ कितने हैं, 1 2, तो 1 2 2 हाफ को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। सो 3 पहले से ब्लू वाले हैं और ये 1, यानी 4 यूनिट्स इसका एरिया आ गया। ऐसे नेक्स्ट वाली इमेज में देखिए 1 2 3 4 और 5 6, 6 हमने ब्लू वाले ले लिए, कंप्लीट यूनिट्स है, पूरे पूरे स्क्वायर बन रहे हैं, हाफ है तो 6 हाफ को मिलाओगे तो 3 फुल यूनिट्स बनेंगे। तो 6 ब्लू वाले और 3 रेड वाले, यानी 9 यूनिट्स टोटल एरिया आ गए। ओके, अब नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 यूनिट्स आ गए, और 1 2 3 4 5 6, ये 4 इधर है और 4 इधर है, यानी 8, और बीच में देखो कितने हैं हाफ वाले, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 स्क्वायर, तो 8 और 3 11 यूनिट्स आ गया इसका एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर। अभी हमने जो एरिया नापा, स्क्वायर यूज करके हमने नापा। ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 3, काउंट द स्क्वायर एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। फिर से आपको एक ऐसी शीट लेनी है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल के बीच में कितने कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं, कितने हाफ स्क्वायर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से इसका एरिया आपको काउंट करना है। सो एज यू कैन सी, सर्कल कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन, so it is difficult to get an accurate measurement of area using circle as unit. Here the same rectangle is packed in two different ways with circle. The first one has 42 circle and second one has 44 circle. देखो ये जो दो इमेजेस दी हैं, इनमें सर्कल का यूज करके एरिया को नापा। अभी हमने स्क्वायर का यूज करके नापा था, यहाँ सर्कल को यूज किया है। लेकिन देखो इस बीच में छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं आपको, इन एरिया का क्या होगा, कैसे नापेंगे ये, तो सर्कल से जब हम नापते हैं तो एरिया बीच में बच जाते हैं, छूट जाते हैं। सेकेंड वाले में देखो, इसमें सर्कल अगर बिल्कुल पास पास कर दिए तो साइड में एरिया बच गया, अब इसको कैसे नापेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती है सर्कल से काउंट करने में। तो ये सेम साइज के इमेजेस होते हुए भी इसमें सर्कल अलग अलग क्वांटिटी में, पहले में 42 सर्कल्स हैं, दूसरे में 44 सर्कल्स हैं, और फिर भी गैप्स हैं बीच में। तो यही ये लड़की कह रही है कि व्हाई कांट वी यूज सर्कल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर्स टू फाइंड द एरिया, इसीलिए हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें गैप्स रह जाते हैं। सो ऐसे ही आपको ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स और इन सब का यूज करके आप एरियाज बना के और नाप सकते हैं कि इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, राइट। अब बताना है, लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज टू मेजर एरिया। और आपको स्क्वायर से नापने के कुछ कुछ बेनिफिट्स बताने कि स्क्वायर का यूज हम क्यों करते हैं। और ये दो चीजें दी गई हैं कि आप अपने जो फ्लोर है आउटसाइड आपके कॉरिडोर का, वो नाप सकते हैं, या फिर प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो आप स्क्वायर की मदद से या जिस भी तरीके से आप चाहें नाप सकते हैं। सो मेरिट्स यानी अच्छाई क्या क्या है स्क्वायर से नापने की, कि यूनिफॉर्मिटी होती है, चारों साइड्स इसके बराबर होते हैं तो टोटल एरिया काउंट करना आसान हो जाता है। नो गैप्स, स्क्वायर से जब हम काउंट करते हैं तो इसमें कोई गैप नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता एरिया। फिर सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन जो है, मल्टीप्लाई करना, जो कि हम एरिया निकालते हैं साइड का स्क्वायर, वो इजी हो जाता है। और वैसे ही इसके बहुत से यूजेस हैं। कैसे, फुल अगर बॉक्स है तो हम वन एरिया काउंट कर लेते हैं, लेकिन वही अगर उसको हम हाफ स्क्वायर कर देते हैं तो हाफ काउंट कर लेते हैं, है ना। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में हम स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट, मेक एज मेनी रेक्टेंगल एज यू कैन whose length and width are a whole number of units such that area of a rectangle is 24 square units. अब यहाँ पर एक शीट लेनी है आपको, इसमें आप जितने रेक्टेंगल चाहें उतने ड्रॉ कीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि जो बॉक्स है टोटल 24 आने चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट एरिया आना चाहिए। तो कितने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो देखो ये मैंने एक लिया, लेंथ इसकी ले ली 24 और विड्थ इसकी ले ली 1।
एक ही बॉक्स है नीचे, है ना, और ऐसे लंबाई में 24 है। सो 24 इंटू 1 एरिया क्या आ जाएगा 24। फिर मैंने 2 ले ली इसके विड्थ और लंबाई कितनी ले ली 12। सो एरिया क्या हो गया 12 इंटू 2 24। फिर से 24 आया, हमें 24 स्क्वायर यूनिट ही लाना है। आप बॉक्स काउंट करोगे तो टोटल 24 है। नाउ अब मैंने ले ली विड्थ 3 और लेंथ 8, तो एरिया क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24। ऐसे ही मैंने लेंथ ले ली 6 और विड्थ ले ली 4, तो एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24। सब में 24 एरिया आ रहा है, यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स है इसमें। नाउ अब इनके हम पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले वाले में पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 24, क्योंकि 1 है विड्थ और 24 है लेंथ। सो 2 इंटू 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 25 और 25 इंटू 2 50। फिर ऐसे ही सेकेंड वाले में 2 इंटू 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 14, 14 टू जा 28। देन तीसरे वाले में 2 इंटू 8 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 11 इंटू 2 22। देन नेक्स्ट इज 4 यूनिट्स है और 6 यूनिट्स है। सो 2 इंटू 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 होता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आएगा, है ना। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पैरामीटर, सबसे ज्यादा पैरामीटर किस में है, तो पहले वाली इमेज में। इसमें 24 लेंथ है और 1 विड्थ है। सो 1 और 24 वाला जो इमेज है इसमें पैरामीटर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आंसर आया है 50। फिर सबसे कम किस में आया है, तो 6 और 4 वाले में, मतलब ये ब्लू वाले में, क्योंकि इसमें पैरामीटर सिर्फ 20 आया है। तो आप इसमें एक अंदाजा लगा के देखिए कि जो इमेज लंबाई में ज्यादा है, जैसे पहली वाली 24 बॉक्सेस तक जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा रेक्टेंगल की लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैरामीटर होगा। और जो ब्लू वाला है उसमें आप देखेंगे तो ये लगभग स्क्वायर जैसा दिख रहा है, छोटा होते जा रहा है, लेंथ कम है ना, तो इसमें क्या होगा पैरामीटर कम होता जा रहा है। तो उसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 square centimeter, what will your answer be? Give any reason. Is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest parameter as well as the least parameter? Give examples and reasons for your answer. सो अभी हमने 24 बॉक्सेस वाला यानी 24 एरियाज के साथ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। आपको 32 एरियाज के साथ ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो ये आप खुद करेंगे, है ना, कर लेंगे, है ना। चलिए, तो अब इसमें पूछा है क्या हम इमेज को देख के बता सकते हैं कि हाँ किसका पैरामीटर ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें कि शेप ऑफ रेक्टेंगल ग्रेटेस्ट पैरामीटर अगर होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट होना चाहिए, लंबाई उसकी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा 1 और 24। और अगर कम है तो वो क्लोजर होना चाहिए स्क्वायर के, स्क्वायर शेप में आता जाएगा तो उसकी पैरामीटर कम हो जाएगी। सो रीजन क्या है इसका, पैरामीटर डिक्रीजेस एज द रेक्टेंगल डायमेंशन अप्रोच अ स्क्वायर। जैसे जैसे रेक्टेंगल कम होता जाता है लेंथ में, वो स्क्वायर का शेप लेते जाता है, वैसे वैसे उसका पैरामीटर कम हो जाता है। Okay, we can find the area of triangle, that is exercise 6.3. So draw a rectangle on a piece of paper and draw one of its diagonal. Cut the rectangle along the diagonal and get two triangles. देखो एक रेक्टेंगल लेना है इस तरीके से। अभी जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आप सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे इसको डायगनली। डायगनल मतलब तिरछी लाइन। तो ऐसे हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, ये दो ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। ट्राइंगल्स यानी जिनके 3 साइड्स है ना। So check whether the two triangles overlap each other exactly. Do they have the same area? एरिया हमने देखा था, जो ब्लू पोर्शन पूरा है इसे हम एरिया बोलते हैं, राइट। तो अब एक के ऊपर एक रख के देखना है, तो चलिए ये रखा, फिर इसको टर्न करके ऐसे रखेंगे, तो यस एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया सेम है ना। सो दो सेम ट्राइंगल को मिलाकर एक रेक्टेंगल बना है, राइट। नाउ आगे दिया हुआ है, ट्राई दिस विद मोर ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। यू कैन चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल। ऐसे आप और भी ट्राइंगल्स अलग अलग बड़े छोटे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, या आप स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं। नाउ कैन यू ड्रॉ एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, प्लीज राइट इट हियर। आपको क्या समझ में आया ये करने के बाद, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, बोथ ट्राइंगल्स हैव द सेम एरिया बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड बाय कटिंग अ सिंगल रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
तो हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, यानी दो सेम एरिया वाले ट्राइंगल को मिलाकर एक रेक्टेंगल बना है. नाउ सी द फिगर्स बिलो. इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल और इज इट द सेम? वाई? अब आपको ये ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैंने लिया, लेट्स से इसको मैंने बीच में से कट कर लिया, और ये जो येलो ट्राइंगल है इसको यहाँ रखा. अब हमें देखना है कि क्या दोनों का एरिया सेम है. तो ये जो ब्लू रेक्टेंगल है इसका एक पीस मैंने ऐसे रख दिया और एक इस तरीके से रख दिया है ना, हाफ हाफ करके. तो देखो येलो को पूरी तरीके से कवर कर रहा है. तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया वो हमें यहाँ बताना है. कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्राइंगल एंड देयर एरियाज? राइट द रिलेशनशिप हियर. तो हमें क्या देखने को मिला इनके बीच में? दैट द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल. Okay, now let's move ahead. So draw suitable triangle on grid paper. जो भी हमने अभी देखा कि कैसे दो ट्राइंगल्स मिलाकर एक रेक्टेंगल बन रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया सेम है तो कैसे किया, इसको हम ग्रिड पेपर लेंगे और चलिए इसको टेस्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, राइट. अब इसमें देखो कितने यूनिट्स हैं, 1 2. ये दो कंप्लीट यूनिट्स हैं और 1 2 3 4 4 हाफ यूनिट्स है. तो 4 हाफ यानी 2 हो गए, है ना. सो 2 और 2 ब्लू 4 यूनिट्स है टोटल इसका एरिया. अब मैंने 4 यूनिट्स को इस तरीके से अरेंज किया, 1 2 3 4. तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, है ना. सो हमने यही देखा कि दोनों में एरिया सेम है, राइट. तो यही चीज यहाँ पर हमने प्रूफ कर दी ग्रिड पेपर पे ड्रॉ करके. नाउ यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर एंड फाइंड द एरियाज ऑफ ब्लू ट्राइंगल BAD. ये जो इमेज दी है इसमें हमें जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ये लाइन से मैंने ड्रॉ किया, इसका एरिया हमें पता करना है. तो कैसे करेंगे, तो रूल्स आपको याद रखना है जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि जो कंप्लीट यूनिट होगी, पूरा स्क्वायर बनेगा उसे हम 1 काउंट करेंगे, जो एग्जैक्ट हाफ बनेगा उसको हाफ काउंट करेंगे, जो हाफ से छोटा होगा उसको इग्नोर कर देंगे, और जो हाफ से बड़ा होगा उसको हम 1 काउंट करेंगे, है ना. तो चलिए काउंट करते हैं. तो ये 1 यूनिट हो गई, फिर 1 2 3 क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है, फिर 4 ये भी हाफ से ज्यादा है, 5 6 7 8 क्योंकि ये भी हाफ से ज्यादा है. अब ये 9 और 10 यूनिट्स आ गए. अभी जो 3 छोटे छोटे इनको मैंने क्यों काउंट नहीं किया, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ये हाफ से छोटे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल ABE. तो ABE का एरिया हमें काउंट करना है. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हम काउंट करेंगे. बाकी ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, क्योंकि इनका जो एरिया है वो हाफ स्क्वायर से कम है, इसलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे. तो दोनों का एरिया कितना आ गया, 10 10 यूनिट्स आ गया, राइट. नाउ दिस गर्ल इज सेइंग बोथ द रेड एंड ब्लू ट्राइंगल हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट. देखो ब्लू ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एरिया हमने निकाला तो क्या आया, दोनों का 10 10 यूनिट्स आया. अब हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ये जहां तक ये है, यहाँ पे कितने स्क्वायर आप फिट कर पाओगे. तो देखो 1 2 3 4 5, फिर 5 लिया तो 10, फिर 5 लिया तो 15 और फिर 5 लिया तो 20. तो पूरे रेक्टेंगल का कितना एरिया आ रहा है, 20 यूनिट्स आ रहा है. सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. सो BAD जो ट्राइंगल है जिसका भी हमने एरिया निकाला है 10 यूनिट्स, या ABE का जो एरिया निकाला 10 यूनिट्स, ये रेक्टेंगल का क्या है, हाफ है. तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक रेक्टेंगल में दो इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं, राइट. सो चलिए आगे जो यहाँ पे समझाया गया है वो सेम यही चीज को समझाया. देखिए ये लड़की कह रही है कि व्हाट अबाउट ट्राइंगल ABE का क्या मेजरमेंट होगा. सो यहाँ पर दिस गर्ल इज सेइंग देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. कैसे, चलिए देखते हैं. ये मैंने पर्पल कलर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. अब इसमें देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है AFE, है ना, ये वाला, और इसी को मैं उल्टा इधर रख दूंगी तो ये रेक्टेंगल बन गया, राइट. ऐसे ही इधर AFB बन रहा है, और ये किसका पार्ट है, ये ब्लू कलर का जो मैंने रेक्टेंगल बनाया. तो इसी को अगर मैं अपोजिट इधर रखूं तो देखो शेप आ गया ना रेक्टेंगल का. मतलब एक रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल हैं, तो इधर दोनों मैंने येलो ले लिए और इधर दोनों रेड ले लिए. अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABE, इसका एरिया यहाँ पर बताया गया है कि क्या है. सो यस, अभी हमने देखा AEF
एरिया बना है ना, ये अभी हमने समझ भी लिया। सो हियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ, ये जो एईएफ है ये किसका हाफ है? अभी मैंने आपको बताया था ये पर्पल वाले रेक्टेंगल का। ऐसे ही बीईएफ, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है, ये किस रेक्टेंगल का पार्ट है? बीएफईसी, ये वाला ब्लू वाला रेक्टेंगल जो मैंने बनाया इसका पार्ट है। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दस द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई, एबीई जो ट्राइंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं वो क्या है? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एएफईडी एंड बीएफईसी, दोनों रेक्टेंगल का जो हाफ हाफ एरिया है वो मिलाकर ये ट्राइंगल बना है बड़ा वाला, राइट। तो अब ये जो दोनों रेक्टेंगल मैंने अलग अलग कलर से बनाए, पर्पल और ब्लू कलर से, इनको आप टोटल बड़ा अगर एक रेक्टेंगल बना दोगे तो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी, है ना, ये चार कॉर्नर पे जो नाम है। सो ए बी सी डी का ही तो ये पार्ट है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी ई जो ट्राइंगल है वो हाफ है किसका? रेक्टेंगल ए बी सी डी का, पूरे का हाफ है ये। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकला? अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल सेपरेट्स द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज वन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो पॉइंट्स ही यहाँ पर डिटेल में समझाए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि एक रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल बनेंगे जो कि दोनों सेम एरिया के होंगे। ओके, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मेजर करना है इसी तरीके से। तो जैसे हमने स्क्वायर यूनिट काउंट करके एरियाज फाइंड आउट किए, सो फाइंड द एरियाज ऑफ फिगर बिलो डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ये जो नीचे फिगर्स दिए हुए हैं स्क्वायर ग्रिड पे, इनको हमें ट्राइंगल में या स्क्वायर में आप डिवाइड कर सकते हो रेक्टेंगल में, और फिर इनके बॉक्सेस काउंट करके एरिया पता करना है। रूल्स याद रखना कि जो पूरा स्क्वायर होगा उसे 1 काउंट करना है, जो हाफ होगा उसे हाफ काउंट करना है, जो हाफ से बड़ा होगा उसे 1 काउंट करना है, और जो हाफ से छोटा होगा उसे इग्नोर करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर काउंट करके नहीं बताऊंगी, आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से शेप्स बन रहे। जैसे फर्स्ट वाले में देखो ये ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल है और फिर ग्रीन और येलो दो ट्राइंगल ले लिए। सेकेंड में भी ऐसे ही किया है मैंने। थर्ड में एक पिंक ट्राइंगल और ऐड हो गया है। तो बस आपको इनके बॉक्सेस काउंट करके और टोटल ऐड कर देना है कि टोटल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर डी वाले में इस तरीके से एक ब्लू रेक्टेंगल, एक ग्रीन और येलो ट्राइंगल। देन ई वाले में दो ट्राइंगल ही हैं, एक येलो वाला है और एक ब्लू वाला है। सो इनको काउंट करके आप मुझे ए बी सी डी ई लिख के और फिर बताएंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको कर सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कितना कितना किसका आंसर आया। नाउ मेकिंग इट मोर और लेस, ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन द टू। यहाँ दो फिगर्स दी गई हैं, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटी है कुछ डिफरेंस है, वो हमें बताना है। तो देखो, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर हैविंग एन एरिया 9 स्क्वायर यूनिट, वी हैव मेड फिगर्स विद टू डिफरेंट पैरामीटर्स। द फर्स्ट फिगर हैज अ पैरामीटर ऑफ 12 यूनिट्स एंड सेकेंड हैज द पैरामीटर ऑफ 20 यूनिट्स। यहाँ पर 9 बॉक्स का यूज हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब 9 को अगर हम पैरामीटर निकाल रहे हैं पहले वाले का, तो पैरामीटर क्या होता है? साइड्स का सम। तो इधर 3 इधर 3 3 3 6 3 9 और 3 12। तो पहले में 12 यूनिट एरिया आ रहा है। इसी 9 बॉक्स को इस तरीके से अरेंज किया, 4 4 8 और 1 9। अब इसका पैरामीटर देखो कितना आएगा। सो ऊपर ये 4 है, फिर 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 and 3 19, 19 and 1 20। सो 20 यूनिट्स इसका आ गया पैरामीटर। देख रहे हो, सेम 9 बॉक्सेस को अलग अलग तरीके से अरेंज करने पे पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं, राइट। बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। Now arrange or draw different figures with 9 square unit to get other parameters. Each square should align with at least one other square on at least one side completely, and together all squares should form a single connected figure with no holes. यहाँ पर आपको छोटे छोटे 9 स्क्वायर यूज करके, जैसे अभी हमें क्वेश्चन में 2 फिगर दी गई है, अलग पैरामीटर्स के हमें फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, नाउ कुछ शर्तें हैं कि एक ना एक साइड तो टच होनी चाहिए, मतलब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज नहीं कर सकते, कॉर्नर्स को टच नहीं कर सकते। ओके, नाउ यहाँ दिया है यूजिंग 9 स्क्वायर यूनिट सॉल्व द फॉलोइंग। तो पहला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर पॉसिबल। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पैरामीटर आप क्या बना सकते हो? तो हम 3/3 का ही बना सकते हैं जिसमें पैरामीटर आएगा 12 यूनिट। और लार्जेस्ट क्या बना सकते हो? तो लार्जेस्ट किसी भी तरीके से आप बनाकर देखोगे तो 20 ही आएगा। एक तो अभी हमने देखा, एक यहाँ पर देख लो,
इस तरीके से मैंने 9 ले लिए तो ऊपर 9, 10 और 9, 19 और 1 कितना आ गया 20 है ना। इसके साइड्स का सम हमने किया तो 20 आ रहा है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल पैरामीटर 20 ही आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेक अ फिगर विद अ पैरामीटर ऑफ 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स का आपको बनाना है। सो इस तरीके से मैंने 6 अरेंज किए, फिर 7, 8 और 1, 9, 9 इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब इसका पैरामीटर देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखो 6, 3, 1, 1, 1, 1, 4 एंड 1, टोटल कितना आ जाएगा 18 यूनिट आ जाएगा, है ना। यही हमें कहा गया था। अब कहा है कैन यू मेक अदर शेप्स फिगर फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पैरामीटर्स और इज देयर ओनली वन शेप विद दैट पैरामीटर, व्हाट इज योर रीजनिंग। तो जो भी अभी तक हमने पैरामीटर डिस्कस किए जैसे 12 यूनिट, 20 यूनिट, 18 यूनिट, तीनों डिस्कस किए 3 क्वेश्चन में, तो इनके आप अलग अलग और इमेजेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे फर्स्ट वाले का तो हम नहीं बना सकते है ना, फर्स्ट वाले का सिर्फ यही पॉसिबल है, 12 यूनिट के लिए सिर्फ इतना ही बनेगा। 20 के लिए एक हमने ये बनाया और क्वेश्चन में अलग दिया हुआ था, वो तो आपने देखा ही था। 18 यूनिट के लिए अलग अलग पॉसिबल है, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बताया, एक हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं ना। सो देखो कितना आ जाएगा 4, 1, 5, 5 और 2, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 आ गया इसका पैरामीटर। रेड वाली लाइन आपको ये बता रही कि कितने यूनिट्स हम कवर कर रहे हैं, राइट। अब इसका रीजन क्या है, सो द पैरामीटर डिक्रीजेस एज द रेक्टेंगल्स डायमेंशन अप्रोच अ स्क्वायर। हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था कि जितना ज्यादा रेक्टेंगल स्ट्रेच होगा उसका पैरामीटर भी किया उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे रेक्टेंगल का साइज छोटा होता जाएगा उसका पैरामीटर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, सो पैरामीटर विल इंक्रीज, मे स्टे द सेम और इवन डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूनिट। सो पैरामीटर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, किसी भी फिगर का, वो डिपेंड करता है कि आप यूनिट्स को कैसे अरेंज कर रहे हो। नाउ लेट्स डू समथिंग ट्रिकी। नाउ वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पैरामीटर 24 यूनिट। यहाँ एक फिगर दी गई है, इसमें 24 यूनिट्स इसका पैरामीटर है, मतलब इसके साइड्स का सम 24 यूनिट्स है। Now, without calculating all over again, observe, think and find out what will be the change in the parameter if a new square is attached as shown on the right. यहाँ पर एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, अगर ये यहाँ जहाँ एरो है वहां जोड़ दिया जाए तो इसके पैरामीटर में क्या चेंज आएगा। सो हियर विल बी नो चेंज इन पैरामीटर, इसके पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, देखो यहाँ पर एक ये रेड लाइन, एक ये रेड लाइन, जो पहले ग्रे वाला जो था इमेज उसकी 2 लाइनें जा रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे नया स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इधर से 2, 1, 2 ग्रीन कलर की लाइन ऐड भी तो हो रही है ना। जब पैरामीटर नया लोगे तो ये दोनों लाइनें भी तो ऐड करोगे। सो हियर विल बी नो चेंज इन पैरामीटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 लाइंस जा रही हैं तो 2 लाइंस ऐड भी हो रही हैं। नाउ इसी बेसिस पे नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक व्हाट द चेंजेस इन पैरामीटर विल बी। कैन यू प्लेस द स्क्वायर सो दैट पैरामीटर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और स्टेज द सेम। अब आपको टेस्ट करना है, ये जो एक स्क्वायर दिया है इसको आप अलग अलग जगह पर रखकर क्या पैरामीटर को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या फिर सेम रह सकता है पैरामीटर। अभी 24 यूनिट्स है ना। सो लेट्स से मैंने ये एक यूनिट यहाँ ऐड कर दिया, तो देखो ये रेड वाला जो लाइन है ये माइनस हो जाएगा, तो पहले 24 था पैरामीटर, सो उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 लाइन ही तो जा, बाकी सारी लाइनें हैं ओरिजिनल इमेज की, सिर्फ ये वाली लाइन हट रही है मेरा ब्लू वाला स्क्वायर ऐड करने के बाद, राइट। सो 24 था तो 1 माइनस कर दो, अब कितना बचा 23। नाउ अब देखो कितनी न्यू लाइंस ऐड हो जाएंगी पैरामीटर में, 1, 2, 3 है ना। सो 23 में 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 26। तो पहले 24 था अब 26 है, तो पैरामीटर इंक्रीज हुआ, तो यस इंक्रीज वाला तो हमने कर दिया। अब डिक्रीज वाला देखते हैं। अब लेट्स से मैंने यहां पर ऐड किया, तो देखो 1, 2, 3 3 लाइन माइनस होंगी, क्यों, क्योंकि देखो ग्रे वाले से टच है तीनों तरफ से, है ना। सो ये 3 लाइन पहले थी पैरामीटर में अब नहीं है, तो ये 3 माइनस करो, 24 में से 3 गया तो 21 आया। अब ये एक लाइन ऐड होगी, तो 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 ही आ रहा है, पहले क्या था 24 था, तो 22 कम है, तो हमने डिक्रीज वाला भी देख लिया कि यस हम कहीं पर भी चेंजेस करके इमेज में पैरामीटर को डिक्रीज भी कर सकते हैं और सेम रहे, ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ये तो पहले पार्ट में ही हमने देख लिया था कि यहाँ ऐड कर रहे हैं तो 2 ही लाइन माइनस हो रही है और 2 ही लाइन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो पैरामीटर सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे।
ओके?